नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोफेसर रतन लाल के बारे में। प्रोफेसर रतन लाल ने जो कल एक वीडियो बनाया है उस वीडियो के संदर्भ में आज बात करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आप को अंत में, इस वीडियो के अंत में आपका अपना फैसला लेना है। आपको प्रोफेसर रतन लाल के बारे में भी फैसला लेना है और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो विमर्श है उसके बारे में भी आप एक अपने फैसले पर पहुंच सकते हैं, और इसीलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। तो प्रोफेसर रतन लाल ने कल एक जो वीडियो बनाया है उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी बातें की है, और वो उस वीडियो के माध्यम से जो भी उन्होंने बातें कही है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ। प्रोफेसर रतन लाल को सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूछा गया था कि जो उनके दिल्ली में जो आंदोलन की साथी थी प्रोफेसर रितु सिंह, उनको बहुजन समाज पार्टी ने चंडीगढ़ से टिकट दिया है, उम्मीदवारी दी है, तो क्या प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो है वो प्रोफेसर रितु सिंह के प्रचार में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं। इस संदर्भ में उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने उन्हें पूछा था, और उसका जवाब देते समय वो अपने वीडियो में ये बात कहते हैं कि उन्हें तीसरे मोर्चे की कोई भी संभावना इस लोकसभा चुनाव में दिखती नहीं है। ये तो भारतीय राजनीति के इतिहास से, यानी जब से भारतीय राजनीति संविधान लागू हुआ और जब से इलेक्शन हो रही है तब से ही भारतीय राजनीति में ये देखा गया है कि मीडिया, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये लोग जो है सिर्फ दो ही पक्षों की बात करते हैं या दो ही पार्टियों की बात करते हैं और अन्य किसी भी पार्टी की बात नहीं करते हैं। और उसी विमर्श को ये आगे ले जाते हुए प्रोफेसर रतन लाल ये बात बोल रहे हैं कि तीसरे मोर्चे की संभावना उन्हें नहीं दिख रही है। हो सकता है कि उनके विचार में तीसरे मोर्चे की संभावना ना भी हो, लेकिन ये भारत का इतिहास रहा है कि भारतीय राजनीति में अन्य विपक्षी पार्टियां और तीसरे मोर्चे की भी सरकार रही है, और वो हर इलेक्शन में तीसरे मोर्चे की संभावना कुछ ना कुछ बनती है और वो रहती ही है। मान्यवर कांशीराम साहब जब पार्टी बनाए थे और जब वो इलेक्शन और चुनाव में लड़ रहे थे तब भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कांग्रेस और बीजेपी के ही पक्ष में माहौल बनाती रहती थी, लेकिन उस जमाने में भी कांशीराम साहब अपनी पार्टी के माध्यम से उम्मीदवार चुनाव में लड़ाते थे। तो मान्यवर कांशीराम साहब के ज़माने में अगर प्रोफेसर रतन लाल होते तो वो तब भी यही कहते कि उन्हें तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं दिखती है, इसलिए उन्हें कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। आप अगर कांग्रेस विचारधारा के हैं और आपको अगर कांग्रेस की विचारधारा पसंद आती है तो आप खुले आम ये बात बोल सकते हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप किसी अन्य पार्टी पर ये जो आरोप कर रहे हैं कि उन्हें इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए या उन्हें उम्मीदवार ही खड़े नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात वो बोलते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस के समर्थन से ही बाबा साहब संविधान सभा में गए थे। ये बात सही है कि कांग्रेस के समर्थन से बाबा साहब संविधान सभा में गए थे, लेकिन किन परिस्थिति में गए थे ये भी आपको बताना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा में ना पहुंच पाए, इसलिए उनको चुनाव में हराने की कोशिश किस पार्टी ने की थी, बंगाल से उन्हें क्यों चुनाव लड़ना पड़ा, ये भी बात आपको अपने वीडियो में बताना चाहिए था कि कांग्रेस ने किस तरह से संविधान सभा में बाबा साहब पहुंच ना पाए इसलिए कोशिश की थी। वो तो बाबा साहब जिस प्रांत से चुनाव लड़के संविधान सभा में आए थे वो प्रांत भी कांग्रेस ने पाकिस्तान को दे दिया ताकि बाबा साहब संविधान सभा में आ ना सके। लेकिन कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से दबाव आया, उस दबाव के कारण संविधान सभा में बाबा साहब का होना जरूरी था, और इसलिए कांग्रेस को बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने के लिए समर्थन देना पड़ा। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि भाजपा के समर्थन से बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई है। ये बात उतनी सच है कि
कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा के साथ में गठबंधन नहीं किया है। जब भी गठबंधन भाजपा के साथ में हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए ही हुआ है और आगे चलकर भी जब भी अन्य किसी पार्टी के साथ में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी वो अपनी सरकार बनाने के लिए ही करेगी, चाहे वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन रहे या भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन बने, लेकिन वो अपनी सरकार बनाने के लिए ही गठबंधन करेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन बनाकर सरकार बनाने की, तो ये भी याद आपको रखना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी चुनाव के पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है और सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लिया है और भारतीय जनता पार्टी को कभी भी समर्थन दिया नहीं है। तो ये बात सबको ध्यान में रखने होगा कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कभी भी समर्थन दिया नहीं है और आगे चलकर भी नहीं देगी। वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी का समर्थन ले सकती है। दूसरी बात वो कहते हैं कि मायावती भाजपा से डरती है। अगर बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से डरती तो 2014 और 2019 का जो इलेक्शन हुआ है तो 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी बहुमत की सरकार थी, लेकिन कोई भी केस या कोई भी उनके ऊपर अगर दबाव होता तो वो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर 2019 का चुनाव नहीं लड़ती। तो इससे भी कोई ये तर्क नहीं है कि बहन कुमारी मायावती भारतीय जनता पार्टी से डरती है। बहन कुमारी मायावती किसी भी पार्टी से या किसी भी नेता से नहीं डरती है। बहन कुमारी मायावती अपनी पार्टी की रणनीति खुद बनाती है और अपनी रणनीति के हिसाब से उम्मीदवार का चयन होता है और उस रणनीति के हिसाब से अपनी चुनाव लड़ती है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं गिराना चाहिए था। जब बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनाई थी वो सरकार नहीं गिराना चाहिए था और उस समय उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग रखनी चाहिए थी। ये बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की डिमांड अगर मानी रहती तो उनकी सरकार नहीं गिरी रहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी अगर आपकी डिमांड मान नहीं रही है तो उस सरकार को गिराना लाजमी था और यही काम बहन जी ने किया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई। तो इसमें इस बात में भी रतन लाल के कोई भी तथ्य नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रही है। शायद उन्हें कुछ लालच मिला होगा या कुछ पैसे मिले होंगे इस तो सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी के नेता और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर सिर्फ आरोप लगाकर जा रहे हैं। और एक बात वो ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। तो बहुजन समाज पार्टी ने आज तक जितने भी चुनाव लड़े हैं वो किसी भी चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपनी हर रैली में हर सभा में ये बात कहती है कि भारत का संविधान ही उस बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है। तो जिस पार्टी का घोषणा पत्र ही भारत का संविधान है और भारत के संविधान के हिसाब से जो भी SC ST OBC और भारत के तमाम जो लोग हैं उनके लिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था और जिस तरीके से सेवाएं देनी है वो बहुजन समाज पार्टी देने का वादा करती है और इसी आधार पर उसके जो वोटर है उसे वोट करते हैं। तो इसमें आपके पेट में दर्द होने का क्या कारण है? बहुजन समाज पार्टी की अपनी रणनीति है, वो अपनी रणनीति के हिसाब से घोषणा पत्र जारी कर सकती है या नहीं भी कर सकती है, लेकिन वो मानती है कि बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र भारत का संविधान ही है। तो इस बात में भी रतन लाल के कोई भी दम नहीं है। उसके बाद में वो कहते हैं कि इस समय जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है इस समय ये वैचारिक युद्ध है। ये बात तो हम भी मानते हैं
कि ये जो इलेक्शन है या कोई भी इलेक्शन हो भारत का, वो एक वैचारिक युद्ध ही है। तो इस युद्ध में किस तरह के वैचारिक जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ रही है, ये भी देखना जरूरी है। प्रोफेसर रतन लाल के हिसाब से तो सिर्फ आरएसएस बीजेपी की एक हिंदुत्ववादी विचारधारा और कांग्रेस की नेहरू गांधीवादी विचारधारा, यही दो वैचारिक का ये युद्ध नहीं है। तो इसमें अन्य वैचारिक की भी है, जो वैचारिक इस युद्ध में शामिल है। तो इसमें मुख्य तौर से अगर आप देखेंगे तो आरएसएस की और भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा, कांग्रेस की गांधी और नेहरू की विचारधारा, और बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा के युद्ध लड़ रही है, जो है फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा। फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा का इस युद्ध में कोई भी अपना हस्तक्षेप ना हो या कोई भी प्रतिनिधित्व ना हो, ऐसी बात रतनलाल कर रहे हैं। और सिर्फ दो ही विचारधारा के बीच में ये चुनाव लड़ा जाए, ऐसा उनका मानना है। क्या सिर्फ इस भारत में ये दो ही विचारधारा है? तो तीसरी विचारधारा भी इस भारत में अपना प्रेजेंट रखती है। वो अपनी विचारधारा के आधार पर अपने लोगों से, अपने वोटर से वोट की अपील करती है और उस विचारधारा के आधार पर ही बहुजन समाज पार्टी को फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर ही उसके वोटर वोट करते हैं। तो आपके पेट में दर्द होने का क्या कारण है? क्या बहुजन इस भारत में फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? अगर आप बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब के विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, तो ये बहुजन समाज कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा और वो अपनी विचारधारा की पार्टी के साथ में पूरे मजबूती के साथ में खड़ा रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी अपनी अम्बेडकरवादी विचारधारा, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा के साथ में आरएसएस की हिंदुत्ववादी विचारधारा और कांग्रेस की गांधीवादी विचारधारा के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही है। तो इस तर्क में भी रतनलाल के कुछ दम नहीं है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि संविधान को खतरा है। संविधान को किस तरह से खतरा है और कौन सा खतरा है, ये बात वो अपनी वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं कि भारतीय संविधान को किस तरह से खतरा है। क्योंकि पूरे बहुमत के साथ में अगर देखा जाए तो पूरे बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल में सरकार रही है और उन्होंने सिर्फ जो भी आज तक संविधान में संशोधन किए हैं, उस सभी संविधान के संशोधनों में कांग्रेस का भी सहयोग रहा है, कांग्रेस का पूरा समर्थन रहा है। अगर ऐसे ही अगर संविधान के संशोधन में कांग्रेस का समर्थन रहता है तो क्या संविधान के खतरा होने में कांग्रेस का समर्थन नहीं था इन 10 सालों में? और आगे किस बात का संविधान को खतरा रहेगा, ये आपको बताना चाहिए था कि संविधान को किस बात का खतरा है। फुले शाहू अम्बेडकर वादी विचारधारा के जितने भी वोटर हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपनी विचारधारा और अपने भारतीय संविधान को बचाने के लिए सक्षम हैं और इसी फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर ही भारतीय संविधान को बचाया जा सकता है, ये उनमें विश्वास है और इसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी को वो लोग वोट देने वाले हैं। तीसरी बात वो बोलते हैं कि आरक्षण को खतरा है। आरक्षण को खतरा है ये बात बोलते समय वो ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन किया है और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं होता। ये बात बताते समय ये वो बात वो भूल जाते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने का, सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन करने का ये कांग्रेस की ही नीति रही है और कांग्रेस ने ही इस देश में प्राइवेटाइजेशन, सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन करने का जो नीति है वो लागू की थी और उसी नीति को आगे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की यही तो बात है, वो अपने वोटर के सामने रखती है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना जरूरी है और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना जरूरी है। क्या इस बात को कांग्रेस पार्टी मानती है? ये आपको प्रोफेसर रतनलाल आपको इस वीडियो में बताना चाहिए था। क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने की जो विचार है बहुजन समाज पार्टी का, इस बात से कांग्रेस पार्टी सहमति दर्शाती है या नहीं दर्शाती? आप कांग्रेस के लिए बैटिंग करो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो SC ST OBC के जो हक और अधिकारों की बात है, उस बातों से बहुजन समाज पार्टी ना कभी समझौता किया है और ना आगे करेगी। दूसरी बात वो बोलते हैं कि 10 साल के पहले दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और कांग्रेस की वजह से ही इस देश का जो निर्माण हुआ है। तो क्या पिछले 10 साल में कुछ भी निर्माण नहीं हुआ है? क्या सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है? तो जो भी सरकार भारत के केंद्र में रहेगी, उस सरकार को काम तो करना ही पड़ेगा। अब अगर वो काम करेगी नहीं तो अपने लोगों के हितों में किस तरह से काम करेगी? उसे कुछ ना कुछ दिखावा तो करना ही पड़ता है, और वैसा ही दिखावा आज तक कांग्रेस पार्टी ने किया है, जैसा दिखावा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इन्हीं दोनों ही लोगों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव जो है वो लड़ रही है। कांग्रेस के राज में दलितों को नौकरियां मिली, ये बात वो बोलते हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस के राज में नौकरियां मिली है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कांग्रेस के राज में नौकरियां मिली है तो वो किस स्तर की नौकरियां मिली है। क्या क्लास 1 सुपर क्लास 1 के अधिकारी कांग्रेस के राज में कितने बने हैं? सिर्फ और सिर्फ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो बने हैं वो वही सिर्फ नौकरियां नहीं होती है। बहुजन समाज का आंदोलन जो है वो अपने समाज के लोगों को क्लास 1 और सुपर क्लास 1 अधिकारी बनाने का भी आंदोलन है, और इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी इस बार अपना लोकसभा चुनाव लड़ रही है। सरकार कांग्रेस की थी तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये भी देखना चाहिए होगा कि जब दलितों को नौकरियां मिली थी तब सरकार अगर कांग्रेस की थी तो ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की ही बनती थी। पिछले 10 साल में जितनी भी नौकरियां सरकार की तरफ से आई हो तो उसमें भी SC ST OBC के जो भी लोग लगे होंगे, जितनी भी नौकरियां निकली होंगी तो उसमें भी लगे हैं। तो क्या इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएगा? जाएगा। ये सिंपल सी बात है। जो भी सरकार में रहेगा उसको SC ST OBC को रिजर्वेशन देना है। ये बात संविधान में सेटल मामला है। इसमें कोई भी सरकार जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती। दूसरी वो बात बोलते हैं कि RSS की जो अपनी विचारधारा है और बहुजन समाज पार्टी और RSS की विचारधारा एक है। तो RSS की विचारधारा अपनी हिंदुत्व की विचारधारा है और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जो है आप सबको पता है कि वो फुले शाह आम्बेडकर की विचारधारा है। बसपा को वोट देने का मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, ऐसा वो बात बोलते हैं। तो इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इस चुनाव में किसी भी फुले शाह आम्बेडकर विचारधारा वाली पार्टी को अपने गठबंधन में नहीं लिया है। और फुले शाह आम्बेडकर विचारधारा वाली पार्टी अगर सत्ता में नहीं होती या किसी गठबंधन में नहीं होती तो आपका हित जो है वो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडी गठबंधन को जिताना मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बात आप ज़रूर बताइएगा। आपके अपने विचार भी इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और भी जो भी आगे आने वाले वीडियो में आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं ये बात भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।